नमस्कार दोस्तों, 16 मार्च 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं? तो पहली बम्पर न्यूज़, कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया है कि हिजाब पहनना एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन नहीं है। अब ये डिसीजन आगे आने वाले समय में बहुत कंट्रोवर्शियल होने वाला है और 100% इसके अगेंस्ट एक अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। तो हम ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का व्यू क्या निकल के आता है, चूंकि यहाँ पे कर्नाटका हाई कोर्ट का व्यू एक पर्टिकुलर स्टेट के रिस्पेक्ट में ज्यादा कंटेक्चुअल है, हालांकि बातचीत इसकी पूरे देश में होगी। सुप्रीम कोर्ट इसका क्या फाइनल व्यू देगा वो देखने वाली बात है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये व्यू किस बेसिस पे दिया है और यही डिसीजन आना है, ये कैसे हम कह सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन आज करेंगे। नेक्स्ट न्यूज है, फार्मर डेप्ट रोज 53% इन 6 years, सेंटर टेल्स राज्यसभा। तो केंद्र की सरकार ने यहां पर राज्यसभा में बताया है कि पिछले 6 सालों में फार्मर ने जो उधार उठाया है वो 53% बढ़ गया है। मैं आपको बता दूं, ये गलत न्यूज नहीं, खराब न्यूज नहीं है, ये अच्छी न्यूज है, क्योंकि ये जो उधार है ये इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से उठाया हुआ है, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक से उठाया गया है। हमारे गांव में बेसिकली फार्मर्स इतने ज्यादा डिसएडवांटेज और वल्नरेबल क्यों होते हैं? क्योंकि वो मनी लेंडर्स, जोतेदार, इस प्रकार के जो लोग, एक्सप्लॉयटेशनिस्ट जो सेक्शन होता है हमारी सोसाइटी का, उससे उधार उठाते हैं। और यहां पे उधार चूंकि प्रॉपर बैंकों से उठाया जा रहा है, तो एक अच्छी न्यूज के रिस्पेक्ट में हमारे सामने आ रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर चेयर ऑफ एक्सीलेंस बनाई गई है एट यूएसआई इन मेमोरी ऑफ जनरल रावत, इसके बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया वन न्यूज चैनल को अभी के लिए अलाउ कर दिया है। जो बैन लगाया गया था केंद्र की सरकार की तरफ से, बैन क्या लगाया गया था, इसके लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया गया था। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यू पॉइंट दिया है कि भाई कौन से बेसिस पे आप मीडिया वन चैनल के ऊपर बैन लगा रहे हो, उस बेसिस को क्लैरिफाई करो। केरला हाई कोर्ट ने उस बैन को सपोर्ट किया था, सुप्रीम कोर्ट अपोज कर रहा है, किस बेसिस पे अपोज कर रहा है इसको यहां पे देखेंगे। फिर हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया की यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने ये बोला है कि अभी क्या हुआ है कि पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया कि भाई कि साल के एक पर्टिकुलर दिन पे आप बनाइए एक ऐसा दिन जो कि इस्लामोफोबिया को काउंटर करने के लिए माना जाएगा, ठीक है ना, इंटरनेशनल डे टू काउंटर इस्लामोफोबिया। इस प्रकार का एक दिन मनाने के लिए एक रेजोल्यूशन मूव किया गया पाकिस्तान के द्वारा यूनाइटेड नेशंस में। इंडिया ने अपना स्टैंड रखा है कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं, आप सबके रिस्पेक्ट में करिए ना। आप केवल इस्लामोफोबिया की क्यों बात कर रहे हो? आप एंटी सेमिटिसिज्म की बात करो, आप क्रिश्चियनोफोबिया की बात करो, आप एंटी हिंदू जो हो रहा है उसकी बात करो, एंटी सिख जो हो रहा है उसकी बात करो। आप सिर्फ इस्लामोफोबिया के रिस्पेक्ट में क्यों बात कर रहे हो? इस प्रकार का एक व्यू पॉइंट इंडिया की तरफ से दिया गया है, इस व्यू पॉइंट को देखेंगे। और यूएन ने एक्यूज किया है म्यांमार की आर्मी को फॉर वॉर क्राइम्स, इस पर्टिकुलर न्यूज को देखेंगे। चलिए वर्ड ऑफ द डे पे पहुंचते हैं। वर्ड ऑफ द डे यहां पे एक्चुअली मैं लिखना भूल गया जल्दी जल्दी में। वर्ड ऑफ द डे है रेजोल्यूट, RESOLUTE, ठीक है ना। तो वर्ड ऑफ द डे है रेजोल्यूट, और रेजोल्यूट का मतलब होता है हैविंग और शोइंग ग्रेट डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चयी, कृत संकल्प। मतलब आपने अपने अंदर एक रेजोल्यूशन सा ले लिया, आप रेजोल्यूट हो। रेजोल्यूट हो मतलब आपका एक डिटर्मिनेशन है और उसको आप किसी भी हाल में पाओगे ही पाओगे। फॉर एग्जांपल, यू आर वेरी मच रेजोल्यूट टुवर्ड्स योर यूपीएससी एम। तो मतलब यूपीएससी क्वालिफाई करना है, इसके लिए आप रेजोल्यूट हो, मतलब बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ उस पर लगे हुए, जब तक जान है झोंक देंगे। और आपको ऐसा होना भी है, यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए तो रेजोल्यूट होना ही पड़ेगा। किसी भी बड़े एम के लिए, यूपीएससी क्वालिफाई क्यों, अगर आपको कुछ भी बड़ा करना है जिंदगी में तो रेजोल्यूट तो होना ही पड़ेगा। एक प्रॉपर डिटर्मिनेशन और फोकस तो उस चीज के लिए आपको लेके आना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और तो ये वर्ड ऑफ द डे था। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने यहां पे आप कह लो लैंडमार्क डिसीजन दिया है कि वेयरिंग हिजाब इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन। देखिए, कर्नाटका हाई कोर्ट की एक फुल बेंच बैठी और जो मुस्लिम गर्ल्स ने पिटीशन फाइल की थी कि भैया हमें हिजाब पहनने की परमिशन दी जाए, जो कि एक छोटे से हेड स्कार्फ्स होते हैं, यूनिफॉर्म के साथ क्लासरूम्स में पहने जाते हैं। आप नॉर्मल कर देखोगे तो जो मुस्लिम गर्ल्स और वुमेन होती हैं वो हिजाब पहनती हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड ये प्रैक्टिस आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन कर्नाटका में प्रॉब्लम ये हो गई कि इस प्रैक्टिस के साथ कुछ जो हिंदू यूथ थे उन्होंने सैफरॉन स्कार्फ्स पहनना शुरू कर दिया। तो सरकार के सामने भी और हाईकोर्ट के सामने भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आ गया कि भाई आप रिलीजियस ड्रेस पहनने देंगे या नहीं पहनने देंगे। आप समझिए बात को। यहां पे मुद्दा यह है कि स्कूल के अंदर आप हिजाब पहन सकते हो कि नहीं पहन सकते हो। अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हो, कहीं काम पे जा रहे हो, वर्क प्लेस में जा रहे हो, रोड पे आप मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वहां पे आप हिजाब पहन सकते हैं, आपकी कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन हुआ यह कि 5 फरवरी को एक सरकारी ऑर्डर आया और उससे पहले जो भी यूनिवर्सिटीज वगैरह थी कर्नाटका के अंदर, उडुपी के अंदर, उन्होंने एक नियम पास किया कि भाई अगर आप हिजाब पहनते हो तो आप स्कूल कॉलेजों में नहीं आ सकते हो, क्लासरूम के अंदर आप हिजाब नहीं पहन सकते हो। क्योंकि इन एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ समझ में आ नहीं रहा था
चूंकि गर्ल्स हिजाब पहन रही थी तो कुछ लोग सैफरॉन शॉल्स पहन के आ जा रहे थे, तो वही बात हो गई कि इन्होंने ये किया तो मैं ये क्यों ना करूं, और ये जो डिबेट बढ़ गई थी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, सरकार को समझ में नहीं आया कि करें क्या। अब यही चीज पहुंच गई जुडिशरी के सामने। जुडिशरी ने यहां पे ये बोला है कि वी आर ऑफ द कंसीडर्ड ओपिनियन दैट वेयरिंग ऑफ हिजाब बाय मुस्लिम वुमेन डज नॉट मेक अप एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लामिक फेथ। और उसके बाद कर्नाटका की हाईकोर्ट क्या बोल रही कि वी आर ऑफ कंसीडर्ड ओपिनियन दैट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्कूल यूनिफॉर्म इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल विच द स्टूडेंट्स कैन नॉट ऑब्जेक्ट टू। मतलब अगर आप एक स्कूल के अंदर जा रहे हैं और अगर आपके ऊपर स्कूल का ड्रेस कोड लगाया गया है तो वो ड्रेस कोड आपको फॉलो करना पड़ेगा। उस ड्रेस कोड के अंदर अगर आपसे हिजाब पहनने को मना किया जा रहा है तो आप मत पहनिए, आप उसको ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। स्कूल का ड्रेस कोड कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल है। और देखिए कर्नाटका की हाई कोर्ट को यह जजमेंट देना ही था। कर्नाटका की हाई कोर्ट के पास और कोई दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि अब आप समझो यहां पे अगर मुस्लिम हेड स्कार्फ्स यहां पे अलाउ किए जाएंगे तो और बहुत से रिलीजियस सिंबल्स फोर्स होके सामने आने लगेंगे, ठीक है ना, जैसे सैफरॉन शॉल्स है, ठीक है, बहुत सारी और इसके रेपरकशंस हो सकते हैं। इंडिया में वैसे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड हो रही है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये हो गया कि आप किसी भी कास्ट के हो, जेंडर के हो, धर्म के हो, फर्क नहीं पड़ता, आपके ऊपर सेम सेट ऑफ लॉज लागू होंगे। तो ये सेम सेट ऑफ लॉज के रिस्पेक्ट में इस पर्टिकुलर न्यूज को यहां पे देखने की जरूरत है। रिलीजियस सिंबल अगर किसी एक रिलीजन के अलाउ किए जाएंगे तो दूसरे रिलीजन के भी फिर आपको अलाउ करने पड़ेंगे। अब यहां पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई सिख लोग पगड़ी पहनते हैं तो उनको पगड़ी पहनना क्यों अलाउ किया जा रहा है। ऐसे भी बहुत सारे लोगों के काउंटर कमेंट्स आएंगे। यहां पे कर्नाटका हाई कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर कोई स्कूल का ड्रेस कोड आपके ऊपर इंप्लीमेंट किया जा रहा है तो आपको उस ड्रेस कोड को फॉलो करना है। फिर उसके अगेंस्ट आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं भाई हम यहां पे हिजाब पहनेंगे। अब ये ऑर्डर आ तो गया है कर्नाटका हाई कोर्ट का, लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपको बताया ये सुप्रीम कोर्ट में पक्का चैलेंज होगा और इसके ऊपर काफी सारा बवाल भी हो सकता है। अब बात की जाए रिलीजियस फ्रीडम की, तो रिलीजियस फ्रीडम हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 25 क्लॉज ए में प्रोटेक्टेड है। आर्टिकल 25 क्लॉज 1 आर्टिकल 25 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोसेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। मतलब आप रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, आपके ऊपर किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाएगी सरकार की तरफ से। अब इसके चलते बहुत सी इंप्लीकेशंस है। लोगों के पास फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है। इस फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस के चलते लोग अपने भगवान को क्या समझते हैं, भगवान के साथ अपना रिश्ता कैसे स्थापित करते हैं, वो किस तरीके से अपने आप को भगवान का बंदा मानते हैं, ये लोग खुद समझ सकते हैं, लेकिन उस हद तक जिस हद तक वो दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर ना करें। फिर राइट टू प्रोफेस, आप अपने रिलीजियस बिलीफ को मान सकते हो, उनको ओपनली फ्रीली प्रोफेस कर सकते हो। आप अपनी रिलीजियस वर्शिप रिचुअल सेरेमनीज और बिलीफ्स को प्रोफेस कर सकते हो। आप अपने रिलीजियस बिलीफ्स और आइडियाज को ट्रांसमिट कर सकते हो, डिसेमिनेट कर सकते हो, और इन सब चीजों को करने में आपको रोका नहीं जाएगा, ये आर्टिकल 25 क्लॉज 1 बोलता है। लेकिन यहां पे जीएस पेपर 2 जीएस पेपर 1 के कंटेक्स्ट में कर्नाटका हाई कोर्ट का डिसीजन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्कूल के प्रेमाइसिस के अंदर अगर आपको कोई ड्रेस कोड बोला गया है, कॉलेज के प्रेमाइसिस के अंदर अगर आपको कोई ड्रेस कोड बोला गया है, तो आपको ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा। उस ड्रेस कोड में आप अपने रिलीजियस सेंटिमेंट सामने लेके नहीं आ सकते, क्योंकि वो ड्रेस कोड कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल होगा संविधान के एथोस के हिसाब से। लेट्स सी कर्नाटका हाई कोर्ट के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट भी यही व्यू पॉइंट दिखाता है, ये इंटरेस्टिंग होगा देखने में। अगला न्यूज है सुप्रीम कोर्ट स्टेज मीडिया वन बैन चैनल। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। इफ पॉसिबल प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन, ज्वाइन बटन से खासा मदद मिलती है, तो क्लिक द ज्वाइन बटन इफ पॉसिबल। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे केंद्र की सरकार का जो डिसीजन था कि केरला का ये जो टीवी चैनल है मीडिया वन, जो कि न्यूज और करंट अफेयर्स प्रोवाइड करता है, इसके लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया गया। क्यों नहीं रिन्यू किया गया? क्योंकि केंद्र की सरकार को कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले, वो इनपुट्स काफी सेंसिटिव थे, सीक्रेटिव थे, और उन इनपुट्स के हिसाब से ये बताया गया कि जो मीडिया वन नाम का चैनल है वो गलत आइडियाज को प्रोपोगेट कर रहा है, हमारे देश के सोशल फैब्रिक को कमजोर कर रहा है। तो इस बेसिस पे मीडिया वन चैनल के सिक्योरिटी क्लियरेंस को रिन्यू नहीं किया केंद्र की सरकार ने। अब सिक्योरिटी क्लियरेंस रिन्यू नहीं हुआ, आपको केंद्र की सरकार की तरफ से लाइसेंस नहीं मिला अपना चैनल ब्रॉडकास्ट करने में, तो इफेक्टिवली आपका चैनल बंद हो जाएगा। इसके बारे में विनीत सर ने एक वीडियो बनाई है,
वाई केरला न्यूज चैनल मीडिया वन बैंड बाय सेंटर्स इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। आप मीडिया वन, मेरा नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब पे सर्च मार दीजिए, आपको एक पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो में डिटेल में विनीत सर ने समझा रखा है कि किस बेसिस पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं प्रोवाइड की मीडिया वन चैनल को, यह बोला कि इंटेलिजेंस इनपुट है और वो इंटेलिजेंस इनपुट काफी सेंसिटिव और सीक्रेटिव है कि भाई ये जो टीवी चैनल है अगर ये ब्रॉडकास्ट होता रहता है तो देश के सोशल फैब्रिक को खतरा है, सिक्योरिटी पब्लिक ऑर्डर को खतरा है। और कहीं ना कहीं जो केरला हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच थी, इसने भी इस बात को कंफर्म किया कि हाँ भाई केंद्र की सरकार जो कुछ भी बोल रही है वो सही है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे ये है कि जो गवर्नमेंट बैन लगा है, इस गवर्नमेंट बैन वाली फाइल में बहुत ज्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। ये फाइल केरला की हाई कोर्ट को अवेलेबल करवाई गई थी और केरला की हाई कोर्ट ने बोला कि बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन फिर भी केरला की हाई कोर्ट ने इस बैन को अपहोल्ड किया, इस बैन को कंटिन्यू रखा। यानी कि केंद्र की सरकार ने मीडिया वन चैनल के ऊपर जो बैन लगाया था उस बैन को माना केरला की हाई कोर्ट ने, लेकिन अभी के लिए उस बैन को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह बोलना है कि भाई आपने ये जो मीडिया हाउस है मध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड, इसका काम बिल्कुल ही बंद कर दिया है। अब अगर आपने इसका काम बिल्कुल ही बंद कर दिया है तो आप स्पेसिफिक रीजंस को पूरी तरीके से डिस्क्लोज करो। अगर आप किसी चैनल का काम प्रॉपर तरीके से बंद कर रहे हो तो उसके लिए आपको जो रीजन है उस चैनल के काम को बंद करने का उसको प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यह बात यहां पे बोली है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने बोला कि ये जो चैनल है ये एक्चुअली में एक टीवी चैनल है और टीवी चैनल को अगर आप बंद कर रहे हो तो किस फैक्ट के बेसिस पे आपने बंद किया, उन फाइलों पे क्या लिखा हुआ है, ये सारी की सारी चीजें हमें अवेलेबल करवाइए, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा, या हाईकोर्ट को अवेलेबल करवाइए। आप बिना प्रॉपर रीजन दिए किसी पर्टिकुलर चैनल को सिर्फ सीक्रेटिव बोल के बंद नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने भी आपके बैन को अपहोल्ड किया है, लेकिन हाईकोर्ट ने लिखा है कि फाइल में ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, तो ज्यादा कुछ नहीं लिखा है इसके बेसिस पे आप चैनल ही बंद कर दो, ऐसा यहां पे नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया वन चैनल के फेवर में यहां पे डिसीजन दिया है। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन में न्यूज ही काम आएगी। ये पर्टिकुलर न्यूज उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो ये सोचती है कि सुप्रीम कोर्ट गिरवी रखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने। बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं हमारे इंडिया में जो कि ये बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट सरकार की बात सुनता है, सुप्रीम कोर्ट अपोजिशन को दबा रहा है, सुप्रीम कोर्ट माइनॉरिटीज को दबा रहा है। जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको ये न्यूज पढ़नी चाहिए। यहां पे मीडिया वन चैनल के बैन को रिवोक कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार के अगेंस्ट जाके। तो जुडिशरी के ऊपर जो भरोसा है देश के लोगों का वो हमेशा कायम रहना चाहिए, क्योंकि एक जुडिशरी है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को बचा के जिसने रख रखा है। अगली न्यूज, फार्मर्स डेब्ट रोज 53% इन 6 ईयर्स, सेंटर टेल्स राज्यसभा। किसानों का जो डेब्ट है, उधार है, वो पिछले 6 सालों में 53% बढ़ा है, ऐसा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया है राज्यसभा को। 2020-21 में जो आउटस्टैंडिंग एग्रीकल्चरल लोन्स थे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के, वो 18.4 लाख करोड़ से ज्यादा थे। ये नंबर 2015-16 में 12 लाख करोड़ था। मतलब किसानों ने 2015-16 में इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक से 12 लाख करोड़ रुपए उधार उठा रखे थे और ये फिगर 2020-21 में 18.4 लाख करोड़ हो चुका है। 2015-16 में टोटल नंबर ऑफ उधार उठाने वाले जो अकाउंट थे फार्मर्स के वो 6.9 करोड़ थे और 2020-21 में वो 10 करोड़ हो चुके हैं। मतलब फार्मर्स शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक से ज्यादा पैसा उठा रहे हैं, ज्यादा फार्मर्स ज्यादा पैसा उठा रहे हैं शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक से। तो देखा जाए तो फार्मर डेप्ट बढ़ा है, फार्मर उधार में है, लेकिन एक पॉजिटिव बात है, पहले जो फार्मर मनी लेंडर्स जोतेदार से पैसा लेते थे वो ऑब्वियस सी बात है अब इन मनी लेंडर से कम पैसा लेके इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हमारी प्रॉपर बैंकों से पैसा ले रहे हैं। और अगर हमारे फार्मर्स के पास इंस्टीट्यूशनल लेंडिंग सोर्सेज का एक्सेस है तो ये एक बहुत अच्छी बात है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, क्योंकि इन लेंडिंग से फार्मर्स के ऊपर अनड्यू प्रेशर नहीं आएगा, फार्मर्स एक अनसस्टेनेबल डेब्ट ट्रैप में नहीं फंसेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि चूंकि किसान यहां पे उधार उठा रहे हैं तो वो उधार लौटाना जरूरी है, एग्रीकल्चर सेक्टर को ओवरऑल सस्टेनेबल बनाना जरूरी है, ये सब एक अलग बातें हैं, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट इशू। बट इस न्यूज से एक चीज हम पॉजिटिव उठा सकते हैं कि मनी लेंडर्स के ऊपर फार्मर्स की डिपेंडेंस थोड़ी कम हो रही है। हालांकि ओवरऑल अगर आप देखा जाओ तो डेप्ट बर्डन को ईज करने के लिए देखा जाए तो बहुत सारी इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम दी गई है किसानों को, तो किसान कुछ परसेंट इंटरेस्ट दे दें, बाकी परसेंटेज केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार दे देगी। कोलैटरल फ्री एग्रीकल्चरल लोन्स दिए गए, स्मॉल फार्मर्स को इनकम सपोर्ट दिया गया, फार्म इंश्योरेंस स्कीम दी गई, बहुत सारी ऐसी स्कीमें प्रोवाइड की गई हैं फार्मर्स को जिनके बेसिस पे फार्मर्स को ये इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट आसानी से मिल जाए। और कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक से फार्मर्स उधार पे ज्यादा पैसा उठा रहे हैं। हालांकि डेप्ट बर्डन की बात की जाए तो डेप्ट बर्डन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, 116% का डेप्ट बर्डन है महाराष्ट्र में।
एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करो तो महाराष्ट्र के फार्मर्स ने सबसे ज्यादा पैसा उठाया एग्रीकल्चर लोन में, लगभग 5.5 लाख करोड़। और कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पे डेप्ट बर्डन फार्मर्स का बढ़ा है? तो ओडिशा में 76% डेप्ट बर्डन बढ़ा है, तमिलनाडु में 68%, आंध्र प्रदेश में 65%, गुजरात में 64% डेप्ट बर्डन बढ़ा है। मतलब फार्मर्स ने ज्यादा एग्रीकल्चरल लोन उठाया है। कर्नाटका में 37% ड्रॉप हुआ है डेप्ट बर्डन, मतलब कर्नाटका के फार्मर्स ने थोड़ा कम किया है लोन अपना। पंजाब के फार्मर्स ने 4.5% लोन अपना कम किया है। जीएस पेपर 3 इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में न्यूज काम आएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज है यूएन रेजोल्यूशन फोकसेस ओनली ऑन वन रिलीजन। देखिए 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया बनाने के लिए एक रेजोल्यूशन मूव किया जा रहा है यूएन जनरल असेंबली में। तो और हां, इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को मूव कौन कर रहा है? पाकिस्तान के एम्बेसडर मुनीर अकरम। तो पाकिस्तान के एम्बेसडर मुनीर अकरम ने 193 मेंबर की जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन मूव करने की बात की और बोला है कि भाई 15 मार्च को बना दो इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। इसको लेके जो हमारे एम्बेसडर हैं यूएन जनरल असेंबली में, तिरुमूर्ति साहब, वो क्या बोल रहे हैं कि भाई आप केवल 1% मतलब रिलीजन के अगेंस्ट फोबिया की बात क्यों कर रहे हो, केवल इस्लामोफोबिया की क्यों बात कर रहे हो? पूरी दुनिया में और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स है। पूरी दुनिया में एंटीसेमिटिज्म की प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया में क्रिश्चियनोफोबिया की प्रॉब्लम है। ये देखिए, पूरी दुनिया में एंटीसेमिटिज्म की प्रॉब्लम है, मतलब ज्यूज के खिलाफ घृणा। पूरी दुनिया में क्रिश्चियनोफोबिया की प्रॉब्लम है, क्रिश्चियंस के खिलाफ घृणा। पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया की प्रॉब्लम है, इस्लाम के खिलाफ घृणा। पूरी दुनिया में एंटी हिंदू फोबिया, फिर आप कह लो पूरी दुनिया में सिख फोबिया। तो इन धर्मों के अगेंस्ट भी तो घृणा है पूरी दुनिया में। तो इन धर्मों के लिए भी आप दिन अडॉप्ट करो, या फिर कोई एक दिन अडॉप्ट कर लो। एक पर्टिकुलर इस्लाम धर्म के लिए इंटरनेशनल डे टू काउंटर इस्लामोफोबिया अडॉप्ट करने की क्या जरूरत है? यहां पे तिरुमूर्ति साहब ये भी बोल रहे हैं कि 2019 में 22 अगस्त को प्रोक्लेम किया गया था इंटरनेशनल डे कॉमेमोरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्ट ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ। तो बेसिकली रिलीजन और बिलीफ के आधार पर जिन लोगों के अगेंस्ट भी वायलेंस हुआ है उनको याद करने के लिए इंटरनेशनल डे प्रोक्लेम किया गया है 22 अगस्त को। तो इसमें तो हर धर्म के लोग आ गए ना, तो स्पेसिफिकली इस्लाम धर्म के लिए आप अलग से दिन क्यों मना रहे हो? फिर 16 नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस। और इस टॉलरेंस में आप हर धर्म के खिलाफ टॉलरेंस देखोगे। जहां पे मुस्लिम्स माइनॉरिटी में और बाकी लोग मेजॉरिटी में, वहां पे टॉलरेंस देखना पड़ेगा। फिर ओवरऑल अफगानिस्तान ने जब तालिबान का राज था अफगानिस्तान में 1990s में, तो बमियाम बुद्धास तोड़ दिए थे। गुरुद्वारा को तोड़ा जाता है पाकिस्तान अफगानिस्तान में, सिख पिलग्रिम्स को परेशान किया जाता है, टेम्पल्स में आइडल्स को तोड़ा जाता है बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में। तो इन सारे आप कह लीजिए एक्टिविटी को भी रिकॉग्निशन देने की जरूरत है। जो प्लूरलिज्म की बात होती है, तो प्लूरलिज्म में तो सब धर्म को देखना है ना। आप केवल एक धर्म के अगेंस्ट फोबिया की बात करोगे तो कैसे काम चलेगा? और ये जो 15 मार्च को ये जो रेजोल्यूशन लाया जा रहा था इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया को लाने के लिए, इसके लिए इंडिया ने अपना एक सजेशन भी दिया था कि इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन में प्लूरलिज्म नाम का शब्द होना चाहिए। तो प्लूरलिज्म नाम का शब्द आपने क्यों नहीं इंक्लूड किया? अब देखिए, प्लूरलिज्म नाम का शब्द आप रखोगे तो फिर सारे धर्म के फोबियास की बात होनी पड़ेगी, और यहां पे सिर्फ इस्लामोफोबिया की बात हो रही है। तो तिरुमूर्ति साहब ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब सारे रिलीजन और फेथ के प्रोटेक्शन और प्रमोशन की बात हो रही है तो आप प्लूरलिज्म शब्द को जोड़ो। जब प्लूरलिज्म शब्द को आपने क्यों नहीं जोड़ा, या आप ही अच्छी तरीके से जानते हो। तो बेसिकली ये जो 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया को लाने की कोशिश की जा रही है, इसके रिस्पेक्ट में इंडिया का स्टांस ये है कि ऑलरेडी इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस मनाया जा रहा है। ऑलरेडी 22 अगस्त को इंटरनेशनल डे कॉमेमोरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्ट ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ मनाया जा रहा है। तो जब ऑलरेडी 22 अगस्त और 16 नवंबर को मैकेनिज्म अवेलेबल है, तो ये नया 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया बनाने की क्या जरूरत है? हालांकि इस रेजोल्यूशन को बहुत सारी कंट्रीज ने सपोर्ट किया है। इसको इंट्रोड्यूस किया था ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन ने, को स्पॉन्सर किया गया अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कुवैत, किर्गिस्तान, लेबनान, लिबिया, मलेशिया, मालदीव्स, माली, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, टर्की, तुर्कमेनिस्तान, युगांडा, यूएई, उज्बेकिस्तान और यमन के तौर। ये सारी की सारी आपको कहीं ना कहीं मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज नजर आ रही, एक चाइना को छोड़ के। अब चाइना यहाँ पे रेजोल्यूशन जरूर सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अपने देश में वो हर किसी भी धर्म को जिंदा नहीं रहने देगा। स्पेसिफिकली मुस्लिम धर्म की मॉस्क को वो तोड़ेगा, लेकिन हाँ, यहाँ पे रेजोल्यूशन को सपोर्ट कर रहा है वो चाइना। ओके,
तो ये ओवरऑल एक न्यूज थी जो कि हमने यहाँ पे देखी। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में न्यूज आपको काम आएगी। इंडिया का ऑफिशियल स्टैंस यूएस जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है तिरुमूर्ति साहब, वो यूनाइटेड नेशंस में दे रहे हैं। फिर भाई यहाँ पे चेयर ऑफ एक्सीलेंस बनाई गई है यूएसआई इन मेमोरी ऑफ जनरल रावत। 65th बर्थडे ऑफ द लेट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत साहब। इनकी याद में इंडियन आर्मी ने कॉन्स्टिट्यूट किया है चेयर ऑफ एक्सीलेंस। कहां पे? यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में चेयर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। इसको अनाउंस किया जनरल मनोज नरवाने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने। अब ऑब्वियस सी बात है, इस चेयर ऑफ एक्सीलेंस पे किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बैठाया जाएगा। काम क्या होगा इस चेयर ऑफ एक्सीलेंस का? टू कंडक्ट रिसर्च ऑन स्ट्रेटेजिक इश्यूज ऑफ सिग्निफिकेंस पर्टेनिंग टू आर्म्ड फोर्सेस। तो ये जो चेयर ऑफ एक्सीलेंस है, इसके ऊपर तीनों सर्विसेज, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के वेटरन्स भी बैठ सकते हैं, या फिर वो सिविलियंस जिनको नेशनल सिक्योरिटी और मिलिट्री ऑफिसर्स में महारत हासिल है, वो भी यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो अजीत डोवाल के लेवल के लोग भी इस चेयर ऑफ एक्सीलेंस पे बैठ सकते हैं। अभी के लिए 5 लाख रुपए दिया गया है मेजर जनरल बीके शर्मा को, जो कि डायरेक्टर हैं यूएसआई के। कल की डेट में किसी को भी इस चेयर ऑफ एक्सीलेंस से बैठाया जाएगा तो ये 5 लाख रुपया उसको दिया जाएगा। और ये बिपिन रावत जी की याद में ये चेयर ऑफ एक्सीलेंस बनाई गई है। बिपिन रावत जी हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और 27वें आर्मी चीफ थे। इंडियन मिलिट्री में रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशंस करवा रहे थे बिपिन रावत साहब। अनफॉर्चुनेटली वो हमको बीच में छोड़ के चले गए, वो, उनकी वाइफ मधुलिका रावत, और 12 लोगों की मृत्यु हो गई जब इंडियन एयरफोर्स का MiG-17 V5 हेलीकॉप्टर सुलूर से वेलिंगटन जाते वक्त नीलगिरी में क्रैश कर गया 8 दिसंबर को। जीएस पेपर 3 डिफेंस में न्यूज आपको काम आएगी। फिर यूएन ने फिर से म्यांमार के ऊपर इल्जाम लगाया कि आपने वॉर क्राइम्स किए हैं, टॉर्चर की है, किलिंग की है। म्यांमार की मिलिट्री ने सिस्टमैटिक ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए हैं, वॉर क्राइम्स किए हैं, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की हैं। इसकी यूएन की एक कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट आई जिसमें ऐसा यूनाइटेड नेशंस ने बोला है। म्यांमार की सिक्योरिटी फोर्सेस ने ह्यूमन लाइफ के लिए डिसरिगार्ड रखा है। एयर रेड्स और हैवी वेपन्स के थ्रू सिविलियंस को यहाँ पे टारगेट किया गया है, उनके सर में गोली मारी गई है, जला दिया गया है, टॉर्चर किया गया है। पीस और सिक्योरिटी को इंश्योर करना म्यांमार की मिलिट्री की, आप कह लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ऐसा यहां पे नहीं किया जा रहा है। ओपनली लोगों को यहां पे मारा जा रहा है, खासकर वो लोग जो कि म्यांमार की मिलिट्री को अपोज कर रहे हैं। और एक प्रकार का लॉकडाउन सा लगा दिया गया है म्यांमार के अंदर की खबरें बाहर ना निकल पाए। जो भी थोड़ी बहुत खबरें बाहर निकल रही हैं, इससे इंटरनेशनल मीडिया को और इंटरनेशनल एजेंसी यूएन को यह सब पता चल रहा है। जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर थी ऑंग सैंग सूकी म्यांमार की, उनको बहुत सारे क्राइम्स का इल्जाम लगा के जेल में यहाँ पे डाल दिया गया। सिस्टमैटिक अब्यूज चल रहा है वहां पे ह्यूमन राइट्स का, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले ही बोला था कि म्यांमार को अगर कोई आजादी दिला सकता है तो वो म्यांमार की जनता है। बर्न बॉडीज ऑफ वुमेन और चिल्ड्रन पाई गई हैं, ठीक है ना, सेक्सुअल वायलेंस, रेप हुआ है। ओवरऑल अगर आप देखो तो 1600 लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा मार दिया गया है, 12,500 लोगों को यहाँ पे डिटेन किया गया है, 4,40,000 लोग अपनी जगहें छोड़ के भाग गए हैं, 1,40,00,000 लोगों को अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की जरूरत है। तो ये सब म्यांमार के अंदर हो रहा है। और म्यांमार के अंदर इस मिलिट्री कूप से पहले ही रोहिंग्या मुस्लिम माइनॉरिटीज के अगेंस्ट एक एथनिक क्लींजिंग ऑपरेशन चला था, और अब तो पूरी जनता के खिलाफ ही वहां की मिलिट्री ऐसा ऑपरेशन चला रही है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल न्यूज ह्यूमन राइट्स वायलेशन में न्यूज आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल सीखने को मिला।